नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ पटना से धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है। वैसे धनंजय कुमार जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मगर बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता दैनिक में आप कार्यरत रहे और हम साथ में काम किए, क्योंकि हम भी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम कर रहे थे, तो हमारे साथी रहे वहां। और देश के नामी पत्रकार हैं जो बेबाक बोलते हैं, और द नागरिक चैनल आपका है जिस पर आप ऐसे मसले उठाते हैं जो कि गोदी मीडिया कभी उठाने की हिम्मत नहीं करता। तो आज हमने धनंजय कुमार जी से अनुरोध किया था कि चूंकि अभी तो फाइनल लिस्ट आ गई है, वोटर्स लिस्ट, वहां की बिहार की विधानसभा के चुनाव के लिए पहले तो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे। मेरे ख्याल से अभी कुछ 46 लाख नाम काटे गए हैं। तो इसमें घुसपैठिए कितने मिले उनको, इस पर हमें चर्चा करना है, क्योंकि अमित शाह केंद्र के गृह मंत्री उनको बिहार में घुसपैठियों को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उनको वोटर बनाना चाहते हैं, ये बात बार बार कहते रहे। और इनको शर्म नहीं आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी बता नहीं पाए हैं कि घुसपैठिए कौन है वहां पर। और अब हम धनंजय कुमार जी से पूछेंगे कि अमित शाह ने कितने घुसपैठियों को पहचाना वहां पर बिहार में, ये जरा हमसे बताएं। और बिहार के चुनाव के अपडेट्स वो भी बताएं, क्योंकि वहां जनसुराज पार्टी के वो पीके आए हैं। हमारे यहाँ पीके का मतलब कुछ और ही होता है, पीके होता है प्रशांत कुमार किशोर, वो यहाँ प्रशांत किशोर वैसे गुजरात में मुख्यमंत्री निवास में नरेंद्र मोदी के समय में रहते थे, और आज भी मेरे ख्याल से वो नरेंद्र मोदी का ही काम कर रहे हैं। उनके ही नुमाइंदे बनकर हर जगह पर किसी दल में या तो किसी के एडवाइजर के नाते, वो स्ट्रेटेजिस्ट के नाते वो घूमते रहते हैं। आजकल वो मेरे ख्याल से जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता उनको जिस प्रकार से एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें धनंजय जी क्या खेल क्या है ये भी आप बताएंगे हमें, और बिहार के चुनाव के बारे में भी आपका आकलन क्या है ये बताएं। धनंजय कुमार जी, मैं सीधा आपका स्वागत करके आप पर ही आता हूं, आपकी ओर आता हूं। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप जैसे वरिष्ठ बड़े भाई हमें याद करते हैं जब बिहार पे कोई बात करनी होती है कहीं, और इतना सम्मान, छोटे भाइयों को बड़े भाई का सम्मान मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आपने जो कहा कि 47 लाख कटे, दरअसल फाइनल जो नाम कटा है वो 69,30,817 वोटर है। कितना? 21,53,343 नए वोटर जोड़े गए। इसलिए कुछ अखबारों ने या मीडिया ने कहा है कि 47 लाख काटे गए, लेकिन काटे गए दरअसल 69,30,817। 21,53,343 नए वोटर जोड़े गए। तो जो पिछली बार 65 लाख की बात हो रही थी उससे भी और ज्यादा कटे नाम। लेकिन जी जी, पिछली बार कहा गया था कि जो ड्राफ्ट था उसमें 65 लाख वोट काटे गए, ऐसा कहा गया था। 65 लाख कुछ हजार, अब एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जो है वो 69,30,817 वोटर्स के नाम काटे गए, हटाए गए, मर गए, वो जो भी है उसका गणित। और ये कुल मिलाकर के अब ये गणना कर रहे हैं कि ये 21,53,343 नए वोटर जोड़े गए, तो जितने काटे गए उनमें से माइनस कर दिया जोड़े गए वोट। तो ये जो वोट जोड़े गए ये नए वोटर जोड़े गए लिख रहे हैं। हालांकि अब ये इसका भी सही सही डेटा नहीं है कि वो नए हैं या पहली बार वो जो है उनका नाम कट जाने के बाद उन्होंने अपना एडिशन किया, क्योंकि उनको भी फॉर्म नंबर 6 ही भरना है। जिनका नाम काट दिया गया
उनको भी फॉर्म नंबर 6 ही भरना है, और फॉर्म नंबर 6 भरने का मतलब होता है कि आप नए वोटर हो। खैर, अब हम चलते हैं कि जो सवाल था एसआईआर क्यों, हम यहीं से चलते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों कहा गया। कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए कि जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्ध करना है, प्योर करना है। प्योर करना, प्योर, इसमें गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी ये थी कि घुसपैठिया आ गया। प्रधानमंत्री भी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, सबने कहा घुसपैठिया आ गया। हालांकि मेरा पहला सवाल तो यही होता प्रधानमंत्री जी से कि 11 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके पास घुसपैठियों की लिस्ट नहीं है, ये अब शर्मनाक। आपके पास तो लिस्ट होनी चाहिए थी ना, ऐसा तो नहीं कि 10 करोड़ घुसपैठिया हिंदुस्तान आ गए। और मैं तो कहता कि पहले गुजरात में कितने घुसपैठिए हैं उसी का गणना करवा लीजिए, कि घुसपैठिए तो गुजरात में भी होंगे। खाली बिहार तो घुसपैठिए आते नहीं, ऐसा तो नहीं। सबसे विकसित स्टेट अगर तमिलनाडु है, गुजरात है, केरल है, तो लोग तो विकसित स्टेट में जाएंगे ना घुसपैठ करके। बिहार में क्या करेंगे? बिहार के लोग तो खुद ही दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। गुजरात में भी बिहार के लोग भरे हुए हैं। वो तो गुजरात के लोग चले, बिहार के लोग चले जाते हैं लद्दाख तक चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। और वहां जब आतंकवादी हमला होता है तो पता चलता है वहां 6 बिहारी मजदूर मारे गए, आपने सुना ही होगा। लेकिन घुसपैठ करके जाने वाले लोग जिस प्रदेश से समृद्धि जहां है वहां जाएंगे। जैसे अब जो 2 जहाज अमेरिका से आए, लड़ाकू विमान, घुसपैठियों को लेकर के, भारतीय घुसपैठियों को लेकर के, हथकड़ी लगा करके, पैर में चेन बांध करके, उसमें से एक भी बिहारी नहीं था। ये भी बड़ा चौंकाने वाला है। और उसमें वाह, जो थे वो गुजरात के आधे लोग थे और हरियाणा के थे और पंजाब के थे। सही बात है, तो सही बात तो है। इतना संपन्न स्टेट, मोदी जी का शासन मुसलमानों को एकदम ठीक कर दिया है गुजरात में। वहां के गुजराती क्यों जा रहे हैं वहां भाग करके अमेरिका? तो कोई कोई घुसपैठ क्यों करता है? घुसपैठ करता है अपना बेहतर जीवन बनाने के लिए करता है। और पूरी दुनिया में घुसपैठ, घुसपैठ कोई खाली ऐसा थोड़े कि बिहार आ गए वोट देने के लिए, मोदी जी को हरा देना है इसलिए घुसपैठ किया है। मोदी जी को हराने के लिए घुसपैठ नहीं किया है। घुसपैठ अगर किया है, बांग्लादेश से लोग आए हैं। अब कितने आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आते हैं, इससे भी इनकार हम नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते, लोग आते हैं। जैसे बिहार के लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि बिहार में ऐसा जीवन नहीं है। बिहार में भी अच्छा जीवन है, और जो अच्छा जीवन छोड़ करके, मतलब ठीक ठाक घर छोड़ करके वो जाते हैं, एक कमरे में रहते हैं 5 मजदूर, और वहां रह करके काम करते हैं, नारकीय जीवन जीते हैं, गाली भी खाते हैं, एक साला बिहारी आ गया, लेकिन फिर भी वहां रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि वो, उनका कोई परिचित वहां पहले से काम कर रहा है और वो बताता है कि चलो वहां काम है, और वो जाता है काम करने के लिए। तो बांग्लादेश के, आप जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत का संबंध रहा है, अभी भी बेटी रोटी का संबंध है। बांग्लादेश चूंकि मुस्लिम हो या हिंदू, हिंदू भी जो रहते हैं बांग्लादेश में, खाली मुसलमानों का संबंध नहीं है। वहां बांग्लादेश में हिंदू भी रहते हैं, जिससे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, तो उनका संबंध तो है। तो अब सवाल उठता है कि जो घुसपैठिए आ गए, और इन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए आपने एसआईआर की बात कही। अब एसआईआर कंप्लीट हो गया, आपने बीच में भी कहा था कि एसआईआर के दौरान कहा था कि जो है, सूत्रों के हवाले से पता चला कि ढेर सारे घुसपैठिए वोटर लिस्ट में हैं, और ये जान करके चुनाव आयोग चौंक गया। हालांकि एक पत्रकार ने सवाल किया था उनसे पिछले दिनों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने कहा था कि अभी तक हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, हमें हो गए तो पता बताएंगे। तब वो कह रहे थे कि आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड मानना पड़ेगा। जी। तो बात है कि एसआईआर करने के बाद जो आपने कहा कि 69,30,817 वोटर्स हमने काट दिए, और एसआईआर हमने इसलिए कराया कि घुसपैठियों को पकड़ना था, प्योर लाना था, तो कितने घुसपैठिए मिले, ये तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था। 69,000 जो लिस्ट बता रहे हैं, ये 47 लाख
कुल मिला के कम हुए 21,53,343 नए वोटर जुड़े, ये सारा आपने लिस्ट दे दिया। लेकिन घुसपैठिए कितने किस बूथ पे मिले वो भी तो बताते। इतने लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम काटा गया, इतने लोग जिनका 2 जगह नाम है उनका नाम काटा गया, वो सब आपने दिया है ना, इतने लाख 2 जगह नाम वाले काटे गए। तो कितने घुसपैठिए हुआ इसका भी विवरण देते। किसके लिए रुके हुए, किसका इंतजार कर रहा है? और या तो अब प्रधानमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार से कि हमने गलत बोला था, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, अब हमने एसआईआर करवा लिया। प्रधानमंत्री अभी भी आज जब उन्होंने बोला आरएसएस के 100 ईयर्स पर, तब भी उन्होंने घुसपैठिया का मुद्दा उठा दिया। तो घुसपैठिया है कौन, किसने पाला उनको, कहाँ रखा हुआ है? वो आप देश के 11 साल से प्रधानमंत्री हो, आपके गृह मंत्री 7 साल से आपके साथ हैं, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी कि देश में कोई दूसरे देश का आदमी आए नहीं। आप दीवार खींचते चीन की दीवार की तरह, बोला सड़कें हम बाद में बनाएंगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं ना कि हमने सबसे ज्यादा सड़कें बनाई, जितनी आज तक सड़कें नहीं बनी उतनी सड़कें हमने बना दी। तो चीन की दीवार जैसी दीवार खींच देते पूरे सरहद पे, क्या दिक्कत जी। है? तो इनकी मंशा न तो घुसपैठिया पकड़ना है, न घुसपैठिया जो है इनको ढूंढना है ही नहीं, तो कहां से ढूंढेंगे? इनका मकसद है सिर्फ घुसपैठिया के बहाने गुमराह करना, मीडिया में गलत चीजें फैलाना, मुसलमानों को टारगेट करना, और आम आदमी के ब्रेन में, आम आदमी के दिमाग में घुसपैठियों का भ्रम भर देना। और नौकरी पर बात नहीं करनी पड़ी, शिक्षा पे बात नहीं करना पड़े, स्वास्थ्य पे बात नहीं करना पड़े, बस इनकी मंशा इतनी है कि आप इन्हीं सब में उलझे रहो। आप पिछला भी याद कर लीजिए ना, नोटबंदी की थी तो कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन आ जाएगा। क्या हुआ नोटबंदी के बाद? अच्छा, और एक बात कही थी कि हम जो है कैश कम करना चाहते हैं। आपको तो पता होगा हरी भाई कि कैश घटा या कैश बढ़ा चला था। हमको तो जानकारी है कि कैश दुगना से ज्यादा हो गया मार्केट में। तो जितने काम मोदी जी ने गिनाए हैं उनमें से एक जगह भी सच बोलते कहीं नजर आए नरेंद्र मोदी? मुझे तो कोई जगह सच, आपके प्रदेश के हैं नरेंद्र मोदी जी, तो लग सकता है कि अरे मेरे प्रदेश का प्रधानमंत्री बना तो ऐसे बोल रहा है, लेकिन एक जगह कहीं लगा कि प्रधानमंत्री सच बोलते प्रतीत हो रहे हैं? मगर मेरे प्रदेश का आदमी झूठ बोले ये तो भी हम नहीं चाहेंगे। सरदार पटेल और गांधी जी कभी झूठ नहीं बोले। एग्जैक्टली तो ये जो कह रहे हैं, तो ये इससे पता चलता है कि घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठिया केवल इशू बना जाएगा। अब एक और बात, एक तो ये हो गई बात सत्ता पक्ष की, विपक्ष की बात करता हूँ। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इतने लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। किस आधार पे कहा आपने? और जिस आधार पे आपने कहा था, अब आपको सच सामने लाना चाहिए कि भैया हमने कहा था कि ये लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के या जो इनके वोटर नहीं है उनके, तो ये देखिए लिस्ट, 5 लाख नाम मैं गिना रहा हूं जिनके नाम काट दिए गए। ये भी बताते, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार। हमने कहा कि अब जो है जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी है कि 90,000 बूथ का डिटेल है। अभी जो आया है हरी भाई, मैं चुनाव आयोग की इस बात की तारीफ करूंगा। चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है, गुमराह हुआ वो अब अलग जगह है, लेकिन चुनाव आयोग की इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने सारा अपडेट जो किया है, ऑनलाइन जो किया है, वो ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति बैठ करके किसी भी बूथ के एक एक वोटर का नाम पढ़ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब मैं अगर नालंदा का रहने वाला हूं तो नालंदा में अपने गांव के बूथ को मैं डिटेल जानता हूं। हमारे गांव में 5 बूथ है, पांचों बूथ के नाम है। किसी भी बूथ का नाम आप पढ़ लीजिए, उस पर डिटेल अपलोड करिए, और डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। और अब एक गड़बड़ी इसमें और, चुनाव आयोग ने कहा था कि हम ये प्योर बना रहे हैं, घुसपैठिया को छोड़ने के अलावा, कि जो मृतक है उनके नाम हटाए जाएंगे, जिनकी डबलिंग है उनका हटाया जाएगा। मैं अभी भी कहता हूं अभी कम से कम 10% डबलिंग, 10% डबलिंग है कम से कम। क्यों है? आप झूठ क्यों बोलते हो?
और डबलिंग अगर खत्म करना इनकी मंशा होती तो ये आधार कार्ड को लिंक कर देते वोटिंग कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड एक ही जगह जाता, वो चाहे महाराष्ट्र में कोई बनाए या गुजरात में बनाए या बिहार में बनाए, कहीं एक जगह रहे। क्यों नहीं किया आधार कार्ड को लिंक आपने? डबलिंग को खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम यही था। क्या आधार कार्ड में ऐसी फैसिलिटी है कि जिस व्यक्ति की डेथ हो जाए उस व्यक्ति का आधार कार्ड कैंसिल हो गया, कहा जाए कि इनकी डेथ हो चुकी है? तो आप व्यवस्थाएं लाओ ना, आप व्यवस्थाएं नहीं लाते हो, आप सिर्फ आम आदमी को गुमराह करते हो। आप सत्ता में हो चाहे आप विपक्ष में, आप सरकारी पैसे पे पल रहे हो या जनता को के पैसे पे पल रहे हो। ये दुर्भाग्य की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक दूसरी बात आपने पीके की कही। प्रशांत किशोर जी जो है वो केजरीवाल की राह चलना चाह रहा है, लेकिन केजरीवाल ने किसी को जेल नहीं भिजवाया, सब पे आरोप लगा दिए थे, नितिन गडकरी से लेकर अरुण जेटली से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम। कांग्रेस वाले ने तो कुछ नहीं किया, शीला दीक्षित तो बेचारी स्वर्गवासी हो गई, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए। लेकिन अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने केस किया इन पर, जवाबी मानहानि का मुकदमा दायर किया और ये जो है माफी मांग ली केजरीवाल जी ने। बिहार में जिन मंत्रियों के नाम पे आरोप लगाया इन्होंने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार बिहार में है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन कौन मंत्री करता है ये पकड़ने का काम किसका है? और जो पकड़ने का काम करते हैं भ्रष्टाचारियों को, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में, हमारी नसों में नहीं है? बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता है इस देश में? जिस देश में वोट भ्रष्टाचार से लिया दिया जाता है, आपने वोट लेने के लिए 10-10 हजार रुपये महिलाओं को बांट दिए कि रोजगार करेंगे, 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपया आपने बांटा। हालांकि मैं तो कहता हूं कि बिहार के साथ धोखा किया नरेंद्र मोदी जी ने। महाराष्ट्र को 1,500 रुपया प्रति महिलाओं को देना था प्रति मंथ, उसके लिए 46,000 करोड़ का बजट था एक साल का, 46,000 करोड़। अब सर आप बताइए कि बिहार की आबादी महाराष्ट्र से ज्यादा है, बजट रखा उन्होंने 7,500 करोड़, तो 46,000 करोड़ ज्यादा है या 7,500 करोड़ ज्यादा है? तो आपने बिहारियों को चूना लगाया मोदी जी। ये बिहारी समझते, बिहारी मैथमेटिक्स में मजबूत होते हैं, बाकी इंडस्ट्री लगाने में कमजोर है लेकिन मैथमेटिक्स में मजबूत होते हैं। और ये मैथमेटिक्स बिहार में लोग लगा रहे हैं, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम युग बीत गया, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। और नीतीश कुमार की सरकार है इसलिए जब नीतीश कुमार चाहते हैं इनको धकिया के बाहर कर देते हैं और आरजेडी को साथ में सरकार में ले आते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार भी जहाँ जो दिल्ली में है नीतीश कुमार की वजह से है। और नीतीश कुमार की वजह से कहने का मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के नागरिकों के साथ वादा किया था वो भी उन्होंने भी पूरा नहीं किया। एक समय के बाद वो भी चूक गए, विजन विहीन हो गए। और 2020 का मैं उदाहरण आपके साथ दूंगा कि 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो आरजेडी ने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां और रोजगार देंगे। नीतीश जी और नीतीश जी के साथी उस समय थे सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के नेता हुआ करते थे जिनका अब देहावसान हो गया। उन्होंने कहा था कि पैसा क्या अपने बाप से लाके देगा, याद होगा सर आपको। उसके बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ आए तो 5.5 लाख नौकरियां दी, 4.5 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली हुई और अलग अलग विभागों में बहाली हुई। और वही नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। तो अभी जो कि पैसा मोदी कहां ने से कभी लाके दिया नहीं, मोदी ने तो जी दिया नहीं। दिया नहीं, तो अभी कहां से लाके देंगे? लोगों को मूर्ख बनाना है। एग्जैक्टली। मगर बिहारी मूर्ख बनने वाले नहीं है। बिहारी
भले ही गरीब हो मगर बौद्धिक स्तर तो ऊंचा है। देखिए बिहार में सर क्या है, बिहार में दो काम होते हैं। एक काम खेती के होते हैं और दूसरा काम जो है पढ़ाई का होता है। पढ़ करके अब उनकी डिग्री कैसी है, कितने पढ़े हैं, वो सब अलग सवाल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये भी ढेर सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके जो अच्छे पदों पर है वो ज्यादातर दिल्ली में रह के पढ़ाई की, इलाहाबाद में रह के पढ़ाई की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई की, बेंगलुरु में रह के पढ़ाई की, तमिलनाडु में रह के पढ़ाई की, हैदराबाद में रह के पढ़ाई की। मतलब बिहार से बाहर रह करके जिन लोगों ने पढ़ाई की उन्होंने अच्छी एजुकेशन पाई, अच्छी नौकरियां उनको मिली। ये कहते हैं लोग, मैं भी कहता हूँ। बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है। बिहार में दो चीज होना चाहिए था जो नहीं दे पाए, नीतीश कुमार भी नहीं दे पाए और किसी ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी क्या देंगे, वो तो गुजरात को नहीं दे पा रहे हैं तो बिहार को क्या देंगे। हमारे एक साथी हम बता रहे थे कि अरे घोषणाएं भले कर देते हैं, बिहार में भी कोई गुजरात में भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, बिहार गुजरात में भी वैसे ही बेरोजगारी है जैसे आपके बिहार में। तो अब जो हीरा व्यापार था आपके यहाँ, जो आपके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ट्रंप ने तो उस पर भी चपत लगा दी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री दोनों बर्बाद हो गई। करोड़ों अरबों रुपए फंसा हुआ है, अमेरिका निर्यात नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी जीएसटी का ड्रामा करके उचत बचत उत्सव बना रहे हैं, तो बिहार के लोग पहचान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बिहार में कभी संघ को जगह नहीं मिली। हिंदू मुसलमान यहाँ दंगे यहाँ भी बहुत हुए भाई साहब, लेकिन यहाँ जातीय संघर्ष भी बहुत हुआ। और हिंदू मुसलमान से ज्यादा यहाँ जातीय संघर्ष है। और जातीय संघर्ष इसलिए है कि जातियां रिटेलिएट करती हैं। और मैं आपको पता होगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 70 के दशक में, 70 के दशक में, जब 67 के आसपास में संविधान सरकार बनी थी देश में, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो बिहार में बनी थी। जी। और उस समय कर्पूरी ठाकुर ने उस समय ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का वर्गीफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। ओबीसी को दो भाग में बांट दिया था। ओबीसी आज यहाँ दो भाग में आज भी है। तो तमाम जातियों में अवेयरनेस है। और लोग जो है सामाजिक न्याय, खास करके जो मुद्दे की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने मुद्दों की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है। हिंदू मुसलमान की बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। लेकिन बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान और आरक्षण विरोध। ये दो ही काम करते हैं। एक तो आरक्षण से इनको नफरत है, सोशल जस्टिस से इनको नफरत है, और दूसरा नफरत इनको मुसलमानों से। लेकिन क्या बताइए, मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान है क्या? 20 करोड़ मुसलमानों को कहां भगाएंगे? सही बात। और आप ही कहते हो अखंड भारत, तो अखंड भारत में मुसलमान कहां जाएंगे? वो भी बता देते हैं। दुनिया में नहीं, सबसे ज्यादा अखंड मुसलमान भारत भारत। में, धनंजय जी, अखंड भारत में तो पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। 20 करोड़ मुसलमान वहां के, 20 करोड़ यहाँ के, 20 करोड़ बांग्लादेश के, 60 करोड़ और 100 करोड़ हिंदू होंगे। यानी ये आरएसएस वाले भी यूं ही मूर्ख बना रहे हैं जाहिर है। अखंड भारत कह के। वही तो मैं कह रहा। और अखंड भारत होता तो दीवार, तो ये घुसपैठिया की बात नहीं करते। फिर तो बोलते हमारे ही देश के लोग आ गए, अच्छा हुआ आ गए, उनको आज समझ में आया कि पाकिस्तान गलत था, उनको आज समझ में आया कि बांग्लादेश गलत था। ऐसा बोलते ना वो। मुसलमानों का तो स्वागत करते कि अच्छा है तुम हिंदुस्तान आ रहे हो, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हो, बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते हो। और दुनिया को बताते तस्लीमा कि ये देखिए नसरीन, पाकिस्तान बनाया लेकिन वहां रहना नहीं चाहते हैं। तस्लीमा जी नसरीन आजकल बंगाली मुसलमानों को हिंदू कह रही है। उसको यहाँ पर रखा है उन्होंने अपने उल्लू जी। सीधा करने के लिए। देखिए एक बात तो हरी भाई, ये बात सच है कि जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के, उसमें से ज्यादातर जो हैं भारतीय ही है। उनके पूर्वज हिंदू ही थे, वो जिन्ना के खाली हाँ, पूर्वज हिंदू हिंदू नहीं थे। थे मगर आज तो मुसलमान है। हाँ नहीं, आज लेकिन एक सवाल ये उनसे उठता है हरी भाई नफरत कि क्यों वो, कर रहे हैं तो फिर ये लोग। जी बिल्कुल सही है। और सवाल ये उठता है कि भाई मुस्लिम क्यों बने, इस पर बात करिए ना। हम्म। क्यों बने मुस्लिम वो?
दलितों के साथ जिस तरह का आज भी व्यवहार है, संविधान लागू होने के बाद भी पिछड़ों के साथ जो व्यवहार है, जो आरएसएस में चितपावन ब्राह्मण ही होंगे, जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को देवता तुल्य मानते हैं, उस देवता तुल्य शिवाजी महाराज के साथ चितपावन ब्राह्मणों ने क्या सलूक किया था। राज्याभिषेक नहीं होने दिया था, वो तो वाराणसी से मंगवाना पड़ा था। और उन्होंने भी अपने हाथ से तिलक नहीं किया था, अंगूठे से, पैर के अंगूठे से तिलक किया था। इसको बताने में क्या दिक्कत है, क्यों छुपा रहे हो, बताओ ना। बरोबर। त्रावणकोर जो स्टेट था, जो केरल का हिस्सा आज है, वहां पे पिछड़ी जातियों की महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनने की इजाजत थी। वो किसने की थी? सही बात, सही बात, जो सही बात। ब्रेस्ट टैक्स कौन वसूलता था? आरएसएस के लोग, उस हिंदूवादी लोग उस समय क्या कर रहे थे? देवदासी प्रथा किसने शुरू की? देवदासी का मतलब क्या होता था? पिछड़े जात की लड़कियों को भगवान से शादी करा करके उसका क्या इस्तेमाल करते थे? क्या नहीं पता है? आरएसएस वाले क्यों नहीं बोलते? बोले। आज भी आज भी आरक्षण को लेकर के जितनी नफरत फैलाते हैं ये, आप जो है, चारों शंकराचार्य जो हैं ब्राह्मण होंगे, क्यों होंगे भाई? आप बदलो। तो आप क्या क्या बोलते हैं? नहीं, उतने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है तो बाबा साहब से ज्यादा योग्य था क्या तुम? फूले से ज्यादा योग्य था। फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और कहा कि महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। क्या आरएसएस ने महिलाओं के लिए अनिवार्य की बात कही? तिलक क्या कह रहे थे? महिलाओं को नहीं देनी चाहिए शिक्षा। तो ये बिहार के लोग ये सब पढ़े हुए हैं, हरि भाई जानते हैं बिहारी। इसलिए बिहार में महिलाओं को जो है, नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण जब दिया पंचायती राज व्यवस्था में, तो महिलाएं आज देखिए, टीचर के तौर पर भी 52% महिलाओं को नौकरी मिली टीचर में। और महिलाएं आज बिहार में हर जगह कदम से कदम मिला के चल रही है, ये तरक्की हुई है बिहार। भले रोजगार नहीं है उनके लिए, भले उनके लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, भले उनके लिए स्वास्थ्य की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है, गरीबी है, लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम ये काम किया कि जो 10वीं का क्लास पास करेगी लड़की, उसको 15,000 रुपए मिलेंगे। जो 12वीं क्लास लड़की पास करेगी उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। जो ग्रेजुएट लड़की ग्रेजुएशन करेगी उसको 50,000 मिलेंगे। जो एमए अच्छा, करेगी उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। जो बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करेगी लड़की, उसको 50,000 रुपया मिलेगा। ये नीतीश कुमार ने प्रोत्साहन राशि दी है ना। तो कमिंग बैक टू द इलेक्शन, क्या होगा इलेक्शन में, क्या हो रहा है? देखिए, इलेक्शन में एक तो वोटिंग का खेल अपना होता है, कितना चुनाव आयोग, देखिए वोट चोरी होती है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव आयोग अपना खेल करता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर को लेकर के कहा, उससे भी जाहिर होता कि सरकार के साथ खड़ा है। और सरकार भी घुसपैठिया घुसपैठिया बोलती है, मतलब सरकार भी चाहती है कि गड़बड़ी हो। लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की सरकार बनने में मुश्किल है। बीजेपी तो अपने दम पे नहीं लड़ सकती। नीतीश कुमार को पोस्टर बॉय बनाया हुआ उन्होंने। नीतीश कुमार को हटा करके मोदी जी को पोस्टर बॉय बना करके देखें, बिहार में जीतते हैं कि नहीं जीतते। क्यों नीतीश कुमार को पोस्टर बॉय बनाया हुआ है? नीतीश कुमार तो मानसिक तौर पे अस्वस्थ बताए जाते हैं कि उनकी उम्र हो गई, नहीं काम कर पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब क्यों रखा हुआ है? सही बात। इसलिए रखा हुआ है कि बीजेपी के नाम पर वोट नहीं मिलता है। उनको लगता है कि लालू के नाम से डरा करके हम वोट लेंगे, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। अब बाकी कितना लालू जमीन तो पे। 20 साल पहले था ना, 20 साल से तो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। और देखिए, हर सरकार की अपनी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां हैं। बुराइयां उनमें भी थी, बुराइयां इनमें भी है, बुराइयां नरेंद्र मोदी भी है, अच्छाइयां उनमें भी कुछ होंगी। मैं नहीं कहता हूं नहीं होगी, लेकिन हम याद उसको रखते हैं जो अच्छा ज्यादा बेहतर करता है। जी। और लालू प्रसाद को इस तौर पे याद किया जाता है। बिल्कुल, इसमें इससे भी असहमत नहीं हुआ जा सकता कि जातिवाद या यादववाद उसमें ज्यादा हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी किसी न किसी का बात चलता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना क्या हो रहा है, वो हिंदूवाद चल रहा है ना।
मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? और मुख्यमंत्री ठाकुर है तो ठाकुरवाद चल रहा है। हाँ, तो बिहार में अब कौन सरकार बनाएगा इसका कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो इस बार बीजेपी जेडीयू की सरकार नहीं बनेगी। इस बार जी। सरकार बनेगी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो। बेईमानी होगी तो मैं क्या कहूँ। जी। धनंजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने खुलकर बात करी। यदि फेयर इलेक्शन होता है तो बिहार में नीतीश कुमार यानी उनकी जेडीयू और बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, मगर वोट चोरी होती है तो फिर उनकी सरकार बनेगी और उसमें लाभ मोदी जी को ही होगा, ऐसा हमें मानकर चलना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। और दर्शक मित्रों, धनंजय कुमार जी अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। आने वाले दिनों में भी हम आपसे फिर जुड़ेंगे और ऐसे ही बेबाक बात सुनेंगे। नमस्कार।